हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकॉनमी दिस वीक सेशन के अंदर। इस वीक हम यानी कि 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स हैं उनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम कुछ एक छोटी सी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसके अच्छे नोट्स बना सकते हैं, तो वो भी आप मुझे उसके रिगार्डिंग अपना फीडबैक बताइएगा। दोस्तों, आज जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, एक वाइट लेवल वर्सेस ब्राउन लेवल एटीएम डिस्कस करेंगे, पल्सेस इंपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हायर एक्ट क्या है यूएसए का, कृषि निवेश पोर्टल क्या है। ये कुछ मुद्दे न्यूज़ में थे तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स पे आएंगे, पर पहले आप ये समझो कि दो तरह के एटीएम्स हो सकते हैं। एक होते हैं वाइट लेबल एटीएम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वाइट लेबल एटीएम क्या है। देखो जरा आप पिक्चर में देखो, यहां पर आप देख पाएंगे टाटा इंडी कैश, या फिर आप यहां देख पाएंगे हिटाची एटीएम, या फिर इनफैक्ट आप लोगों ने हो सकता है जो वक्रांगी है उसका एटीएम देखा हो, या फिर आपने लेट से मुथूट का आपका एटीएम आता है, आपने शायद वो भी देखा हो। अब मुझे आप ये बताओ कि चाहे आप टाटा इंडी कैश की बात करो, मुथूट की बात करो, वक्रांगी की बात करो, हिटाची की बात करो, क्या इनमें से कोई भी बैंक है? आंसर इज नो सर, ये सब बैंक तो नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे? वी कॉल देम एज नॉन बैंकिंग ऑपरेटर्स। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जरूरी नहीं है कि बैंक ही हो जो एटीएम चलाएंगे, आपके नॉन बैंकिंग ऑपरेटर्स भी एटीएम चला सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पाएंगे। ठीक है। अब ये जो नॉन बैंकिंग ऑपरेटर्स होते हैं, ये बैंक नहीं होते और इसीलिए ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत नहीं बल्कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इनको रजिस्टर किया जाता है। अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो ब्रांडिंग है ना, ब्रांडिंग वो बैंक की नहीं है। देर इज नो ब्रांडिंग ऑफ बैंक। किसकी ब्रांडिंग होगी? ब्रांडिंग होगी उस पर्टिकुलर कंपनी की जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके एटीएम को चला रही है, जो पर्टिकुलर इस एटीएम की मालिक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे एटीएम को हम क्या बोलेंगे? विल कॉल देम एज वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम इसीलिए है क्योंकि ये एटीएम बैंक के द्वारा ओन्ड नहीं होते। तो जो भी आपके एटीएम ओन्ड, सेटअप एंड ऑपरेट किए जाते हैं नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा, दोज आर वाइट लेबल एटीएम। आरबीआई ने बिल्कुल इनको अलाउ कर रखा है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। आप इस तरह से स्टैब्लिश कर सकते हो। अब ध्यान रखना कि जो कैश होता है ना, कैश, वो कैश डिस्पेंस कौन करता है? डिस्पेंस मतलब किसके एटीएम से निकलता है? देखो, कैश टू डिस्पेंस जो करने की जिम्मेदारी है वो तो नॉन बैंकिंग ऑपरेटर की ही है, जैसे आपका टाटा इंडी कैश या हिटाची हो गया। पर कैश प्रोवाइड कौन करता है? इस एटीएम में जो कैश होगा वो यहाँ पे देगा कौन, कि कहाँ से पैसा निकलेगा, वो कैश कौन देगा? वो एक स्पॉन्सर बैंक होता है। हो सकता है टाटा इंडी कैश ने लेट से आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप कर रखा हो, आईसीआईसीआई बैंक पैसा प्रोवाइड कर देगा, टाटा इंडी कैश की जिम्मेदारी होगी इस एटीएम को चलाने की, इस एटीएम को सेटअप करने की और कैश बाहर निकालने की। ये सारी जिम्मेदारी आपकी आपकी किसकी होगी? नॉन बैंकिंग ऑपरेटर की। ऐसे एटीएम को हम बोल देंगे वाइट लेवल एटीएम। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि क्यों जरूरी क्यों है वाइट लेवल एटीएम। देखो, वाइट लेवल एटीएम से ना एक्चुअली देश भर के गांव के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर हम एटीएम की पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं। हर जगह शायद आपके बैंक ना पहुंच पाए, वहां पर वो मदद कर सकते हैं आपके नॉन बैंकिंग ऑपरेटर। हमारा डिजिटल इंडिया का जो सपना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गोल है, उसके लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इनकी आप ऐसा कह सकते हो कि वाइट लेबल एटीएम्स की इंपॉर्टेंस तो आपको देखने को मिल जाएगी। चलो ठीक है। अब दूसरे टाइप के एटीएम हमें कौन से पता होना चाहिए? दोस्तों, दूसरे टाइप के जो एटीएम होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि ब्राउन लेबल एटीएम में क्या होता है। देखो, एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इस तरह से आपका एक एटीएम है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लेट से ब्रांडिंग किसकी हो रखी है? बैंक की। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। ये क्या है? तो ब्रांडिंग किसकी है? ब्रांडिंग सर यहाँ पर आपकी बैंक की है। ठीक है। पर कई बार पता क्या होता है, बैंकों को लगता है कि यार यहाँ पे एक बंदा होना चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड वाला पर्सन होना चाहिए, या फिर लेट से और आपके जो इस तरह से अदर ऑपरेशंस जो हैं यहाँ पर बैंक के, मतलब एटीएम के, वो बैंकों को भी लगता है यार ये मैं इन कामों को क्यों करूं, वाई शुड आई डू दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस।
तो कई बार क्या करते हैं ना, जो बैंक होते हैं वो बैंक किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को ये ऑपरेशंस दे देते हैं कि आप ऑपरेट करो। एक थर्ड पार्टी ऑपरेटर होगा, वो यहाँ पे बैंक के ये सारे काम, मतलब एटीएम के सारे काम, वो सारे काम एक थर्ड पार्टी या थर्ड एक वेंडर वो देखता है। जब ऐसा होता है ना, वी कॉल इट एज ब्राउन लेवल एटीएम। अब आप फर्क देखना, ब्राउन लेवल एटीएम में क्या हो रहा है, ब्राउन लेवल एटीएम में ब्रांडिंग बैंक की है, बैंक ही इस पर्टिकुलर एटीएम का ओनर है, पर ऑपरेट करने की जिम्मेदारी है, जो ऑपरेशंस देखने की जिम्मेदारी है, वो किसी तीसरी पार्टी की दे दी गई। वो ब्राउन लेवल होगा। व्हाइट लेवल में क्या था, वो एटीएम का मालिक ही कोई दूसरी पार्टी थी। आई होप ये जो डिफरेंस है बिटवीन व्हाइट लेवल एटीएम एंड ब्राउन लेवल एटीएम है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि आज के समय आपकी जो एटीएम इंटरचेंज फीस है ना, ये न्यूज में है। नाम देखो क्या है, एटीएम इंटरचेंज फीस। अब कई बार आपने ऐसा नोटिस किया कि मान लो आपका डेबिट कार्ड, मतलब एटीएम कार्ड आपका आईसीआईसीआई बैंक का है, ठीक है, और आप उसको जाते हो किसी दूसरे बैंक के कार्ड में, दूसरे बैंक के एटीएम में, मान लो एसबीआई एटीएम, ठीक है। क्या एसबीआई एटीएम से आप पैसा निकलवा सकते हो अगर आपका कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का है? आंसर इज यस, निकाल तो सकते हो। एंड आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। नॉर्मली महीने के अंदर आपकी 5 ट्रांजेक्शन आपकी फ्री रहती हैं। किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो, आप किसी दूसरे बैंक में जाके पैसा निकलवा सकते हो। पर उसके बाद क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद छोटी सी आपकी फीस लगती है। जब भी आप किसी और दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हो तो छोटी सी जो फीस लगती है ना, उसी को हम बोलते हैं एटीएम इंटरचेंज फीस। अब पहले ये जो फीस थी ये 17 रुपए हुआ करती थी इंटरचेंज फीस, अब इसको बढ़ाकर 19 रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो फीस पहले 6 रुपए हुआ करती थी, अब उसको 7 रुपए कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक जिसने कार्ड इशू किया है वो है इशुअर बैंक, एंड जिस बैंक का एटीएम है उसको बोलते हैं एक्वायरर बैंक। तो पहले इशुअर बैंक एक्वायरर बैंक को कम फीस देता था, अब आज के समय ज्यादा फीस देगा। अब इससे पता क्या होगा, इससे हो सकता है आने वाले समय के अंदर वाइट लेबल एटीएम्स और ओपन अप होते हुए देखने को मिले। क्योंकि अगर आप देखो टाटा इंडी कैश या हिटाची को लगता है कि यार अब हमें हर ट्रांजैक्शन के बदले 19 रुपए मिला करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बदले, तो उस केस में वो चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा अपने एटीएम्स ओपन अप हो। तो इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ने की और पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपको ये समझना है कि एटीएम इंटरचेंज फीस क्या होती है, एंड ब्राउन लेबल एटीएम और वाइट लेबल एटीएम के बीच का अंतर क्या होता है। आई होप ये जो बातें हैं ये आप सबको समझ आ गई होंगी। चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों दूसरा मुद्दा हमारा पल्सेस के रिगार्डिंग है, एंड ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों हमारा जो नीति आयोग है, जो कि आपको थिंक टैंक देखने को मिल जाएगा, राइट, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया 2015 ऑनवर्ड्स, उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, और जिस रिपोर्ट का नाम है स्ट्रेटजीज एंड पाथवेज फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। देखो कई बार ना यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है आपके ऑयल सीड्स के ऊपर भी और आपके पल्सेस के ऊपर भी। इसका कारण पता क्या है, इन दोनों को हम लोग काफी भारी मात्रा में कंज्यूम करते हैं, पर हम आज तक इनके आत्मनिर्भर इनमें नहीं हो पाए हैं। हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इनको इंपोर्ट करवाना पड़ता है दूसरे देशों से। इंपोर्ट करवाने की वजह से हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है ना, एंड इस वजह से हमारे जो डॉलर्स है या फॉरेन एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है। तो हमारी भारत की काफी कोशिश है कि हम धीरे धीरे करके इनमें थोड़ा आत्मनिर्भर बनने की यहाँ पे कोशिश करी जाए, एंड आप उसी कॉन्टेक्स्ट में देख पाओगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डेटा दे देता हूं कि भारत में किस तरह की समस्याएं हैं पल्सेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देखो पहली चीज तो आप ध्यान में जो रखेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो यही है कि भारत पल्सेस के केस में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर है। लगभग 25% पूरी दुनिया का जो प्रोडक्शन है वो भारत ही करता है। कंजम्पशन के केस में 27% वर्ल्ड कंजम्पशन में भारत ही सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। पर आप नोटिस कर पाओगे कि इंपोर्ट भी हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है हमारी कंजम्पशन को कंप्लीट करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई 14% हमारा, हम वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ पल्सेस। पल्सेस दोस्तों प्लांट प्रोटीन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है।
जैसे आप लोग नोटिस करते हो ना कि काफ़ी सारे लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो आपका चिकन या बाकी सब चीज़ें खाते हैं, पर जिन लोगों को वेजिटेरियन होकर प्रोटीन चाहिए होता है तो वो दालें काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लगभग 5 करोड़ परिवार, फैमिलीज एंड परिवार जो हैं वो पल्सेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पर कुछ समस्याएं आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा। पल्सेस का लगभग 80% जो हिस्सा है ना वो रेन फेड है। तो कहीं ना कहीं मानसून के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर कभी बारिश कम ज़्यादा होती है तो उससे पल्सेस की प्रोडक्शन पे बहुत भारी इम्पैक्ट आता है। कुछ और भी कंसर्न्स हैं, प्लीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, दीज आर द 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस इन इंडिया। और देश का लगभग 55% जो कंट्रीब्यूशन है या प्रोडक्शन है पल्सेस का वो इन्हीं 3 स्टेट से आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप 10 स्टेट्स 91% आपका पल्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग यही है कि सर कुछ स्टेट्स का ही मेन रोल है पल्सेस के अंदर, बाकी स्टेट्स के अंदर बहुत कम कंट्रीब्यूशन है पल्सेस में। एंड इनफैक्ट ना अगर आप देश के लगभग 60-70 डिस्ट्रिक्ट आप उठा लो ना, वहीं पर ज़्यादातर पल्सेस का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा बाकी जो 90% या 80% डिस्ट्रिक्ट बचे, वहाँ पर ना के बराबर आपको पल्सेस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? देखो यहाँ पे ना नीति आयोग ने बहुत ही सही सजेशन यहाँ पे अडॉप्ट किया है या सुझाया है, जिसको आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इन्होंने 2 कोर पिलर्स अडॉप्ट किए हैं, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, एक है वर्टिकल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आप जो पल्सेस के अंदर एरिया है ना उसको बढ़ाओ। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई खाली जमीन हो, वहां पर आप हाई यील्डिंग पल्सेस क्रॉप लगा सकते हो। तो एरिया जो है ना, मान लो इतना था पल्सेस का, उसको इतना ज्यादा करो, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। वर्टिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं यील्ड वगैरह के ऊपर भी ध्यान दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करेंगे, हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, सीड ट्रीटमेंट हो गया, अच्छी अच्छी सीड्स की क्वालिटी हो गया, सोइंग प्रैक्टिस अच्छे पे करेंगे, टाइमली हम चीज़ों को करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट अप्रोच हो गया, पेस्ट को यहाँ पे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहे हैं, हम एरिया अंडर प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया बढ़ाया जा रहा है। वर्टिकल के अंदर हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी या फिर हम यील्ड बढ़ा रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये दोनों चीज़ें कहाँ पे करनी है? क्या सब जगह दोनों चीज़ें करनी है? नहीं। यहाँ पर ना इन्होंने, नीति आयोग ने ये बोला है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करो। पहले आप ये देखो कि वो वाले रीजन में क्या एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एरिया है पल्सेस के अंदर, और अगर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है क्या? अगर ऐसा है कि उस रीजन में ऑलरेडी पल्सेस अच्छे से हो रखी हैं, अच्छा खासा एरिया पल्सेस के अंतर्गत है एंड यील्ड भी अच्छी है, तो आप वहां पर वर्टिकल एक्सपेंशन करेंगे। दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिस है पल्सेस को फॉलो करने के लिए, उसको यहाँ पे देखेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। पर अगर मान लो एक ऐसा केस है जहां एरिया तो खूब है अंडर पल्सेस, पर यील्ड कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्टिकल एक्सपेंशन हमें यील्ड को ही बढ़ाना होगा। और इसमें ना क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि देश के अंदर कौन अच्छा कर रहा है, इससे उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जब इंडिया में अच्छा है तो दुनिया को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। जो ओवरऑल एरिया अच्छा है पर यील्ड कम है, वहां पर देश के अच्छे वाले डिस्ट्रिक्ट को कॉपी करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। पर अगर मान लो दोस्तों ऐसा कुछ है कि लेट से आपका एरिया बहुत कम है, मतलब अंडर पल्सेस, पर प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है, तो क्या कर सकते हैं? तो भाई एरिया को बढ़ाना होगा। तो एरिया कैसे बढ़ेगा? हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करके। बट अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहां पे भाई एरिया अंडर पल्सेस भी बहुत कम है, यील्ड भी वहां की बहुत कम है, तो भाई यहाँ तो दोनों ही काम करने पड़ेंगे ना, एरिया अंडर पल्सेस भी बढ़ाना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो दोनों की दोनों आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल एक्सपेंशन करेंगे। तो ये 4 चीजें यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे रिकमेंड करी हैं। और क्या बताया है नीति आयोग ने? दोस्तों नीति आयोग ने जैसे बताया है कि हम लोग ना आज के समय अगर हम बात करें तो 25 मिलियन टन हमारे आज का आपका प्रेजेंट प्रोडक्शन है लगभग। और इसको हम लोग जब हमारे आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे तो इसको लगभग दुगना कर देंगे, 51 मिलियन टन तक यहाँ पे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाकी साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा एक मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है। तो 6 साल का ये प्रोग्राम होगा एंड हम चाहते हैं कि 2030 तक हम यहाँ पर पल्सेस के कॉन्टेक्स्ट में आत्मनिर्भर यहाँ पे बन जाएं। साथ में ही कोशिश ये है कि जो लोग ऑलरेडी पल्सेस ग्रो कर रहे हैं
वो पल्सेस से दूर ना जाएं। इसका कारण पता क्या है? देखो, पल्सेस के दाम ना बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर कोई किसान है जिसको डर लगता है, वो सोचता है कि यार पल्सेस का दाम सही मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कई बार वो पल्सेस लगाना बंद कर देता है। तो हमारी नीति आयोग ने यही सजेस्ट किया है कि ऐसा नहीं करना, कोशिश करनी है कि किसानों को उनके फसल का सही दाम यहाँ पे मिलता रहे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर सूखा पड़ता है, तो वहाँ पर ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज होनी चाहिए पल्सेस की, ताकि अगर बारिश वगैरह कम भी हो तो चीज़ें मैनेज हो पाएँ। साथ ही साथ हाई क्वालिटी स्ट्रीट ट्रीटमेंट किट्स होंगी, ठीक है ना, उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारा आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगा। वन ब्लॉक वन सीड विलेज का एक कॉन्सेप्ट दिया है नीति आयोग ने, हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको सपोर्ट करेंगे ताकि लोकल सीड सिस्टम यहाँ पे स्ट्रेंथन हो पाए। इसके अलावा क्लाइमेट अडेप्टेशन, चाहे गर्मी हो, सूखा हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए एंड जो भी हम डिसीजन लेना वो डेटा के बेसिस के ऊपर होना चाहिए, यानी कि ना एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के हमें यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स होंगे, जो भी हमारे किसान होंगे, वो अगर इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा यहाँ पे नीति आयोग का मानना है। तो इन सब चीज़ें करने से देश में फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, ठीक है, प्रोटीन की डिमांड है वो पूरी हो पाएगी, किसानों को वेलफेयर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि रेन फेड जोन्स के ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, तो अगर चीज़ें आत्मनिर्भरता आती है तो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो कम होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम कर पाएंगे बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एंड देश के अंदर माल न्यूट्रिशन और जो प्रोटीन का गैप है, ठीक है ना, डाइट के अंदर आपको उतना प्रोटीन नहीं मिल पाते, तो अगर पल्सेस की प्रोडक्शन बेहतर होगी तो ये सारी समस्याएं हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग पल्सेस जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर मेंस में क्वेश्चन भी आता है, आई एम श्योर आप उसके डेटा पॉइंट्स, कुछ भी सजेशंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है हायर बिल 2025 के रिगार्डिंग। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझते हैं। हायर की पहले आप फुल फॉर्म समझो। देखो दरअसल में ना ये यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों यूएस के एक सेनेटर हैं, ठीक है, बर्नी मोरेनो, उन्होंने यहाँ पर ये बिल लेकर आए हैं यूएस के अंदर, एंड इसकी फुल फॉर्म है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा या इसका मीनिंग क्या होगा। देखो आप लोग एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हो, भारत में ना चीज़ें सस्ती होती हैं, जैसे भारत में लेबर भी सस्ती है। सेम काम आप यूएसए में करवाना चाहेंगे किसी से, ठीक है, और सेम काम आप इंडिया में करवाना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली आप नोटिस कर पाओगे कि यूएसए महंगा होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे इंडिया में काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब होता पता क्या है, लेट्स से एक एग्जांपल लो कि यूएसए की कोई कंपनी है या यूएसए की कोई बैंक है। कई बार पता क्या करते हैं, उनको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, कोई बैक ऑफिस सपोर्ट मान लो चाहिए, तो रेदर देन वो काम यूएसए में करवाने की बजाय वो काम वो कहाँ से लेंगे, वो किसी इंडियन आईटी कंपनी से ले लेंगे। जैसे आप नोटिस करते हो ना कि जैसे खासकर आपका विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपकी यूएस कंपनीज या यूएस बैंक्स वगैरह को, ठीक है। अब अगर हमारी इंडियन कंपनीज बैक ऑफिस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, तो यूएस की कंपनी बदले में क्या प्रोवाइड करेगी? सर ऑब्वियसली पैसा, ठीक है, दे हैव टू प्रोवाइड द मनी। जो भी सपोर्ट आपने ली है उसके बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इन सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अभी तक पता क्या होता था, जो भी ये पैसा प्रोवाइड करती थी, ये यूएसए की कोई भी कंपनी थी, तो उसको टैक्स में छूट मिल जाती थी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये जो पेमेंट हुआ ना, मान लो ये 1 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ, ठीक है। अगर यूएसए की कंपनी ने भारत की कंपनी से बैक ऑफिस सपोर्ट के लिए इस तरह से 1 मिलियन यूएस डॉलर पे किया ना, तो ये यूएस की कंपनी के लिए खर्चा माना जाएगा, इट इज एन एक्सपेंडिचर, और खर्चा माना जाएगा तो अकॉर्डिंगली इस यूएसए की कंपनी को टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि उसका खर्चा शो हो जाएगा। इससे पूरे टैक्स नहीं लगता था, मतलब इतना इतना टैक्स अमाउंट कम हो जाता था। पर अब क्या होगा, ये जो बिल लाया गया है ना, अब इस बिल के बाद पता क्या होगा, आप नोटिस कर पाओगे ये जितनी भी पेमेंट हुई है, लेट्स से 1 मिलियन यूएस डॉलर, इसका 25%, ठीक है, 25% कितना हो जाएगा? 0.25 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। ये इतना क्या होगा? एक्साइज टैक्स, ये एक्साइज टैक्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि सर 1 मिलियन यूएस डॉलर तो ये यूएस की कंपनी भारत की कंपनी को पे कर ही रही है, उसके अलावा
0.25 मिलियन यूएस डॉलर की एक्साइज टैक्स और लगेगा। तो ये अमाउंट बढ़ गया, इस यूएस कंपनी का खर्चा बढ़ गया 1 मिलियन के साथ साथ ये 0.25, तो 1.25 मिलियन यूएस डॉलर हो गया। बाकी एट द सेम टाइम ये जितना भी इसने यहाँ पे खर्चा किया यूएस की कंपनी ने, उसके ऊपर यूएस की कंपनी को कोई टैक्स की छूट भी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब हो सकता है कि 30-35% खर्चा बढ़ जाए इस यूएस की कंपनी का। पहले उसको जो फायदा मिल रहा था 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर, अब वो 1.25 मिलियन तो लगेगा लगेगा, उसके ऊपर टैक्स में छूट भी नहीं मिलेगी। तो मुझे बताओ, क्या ये यूएस की कंपनी चाहेगी इंडियन कंपनी को बिजनेस देना? पहले तो सस्ता था ना, 1 मिलियन यूएस डॉलर में सारा काम हो जा रहा था। अब खर्चा बढ़ गया है, ऊपर से टैक्स में कोई छूट भी नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा, ये यूएस कंपनी सोचेगी कि भाई इंडिया को बिजनेस आउटसोर्स करके कोई फायदा नहीं है, हमारा खर्चा ही तो बढ़ रहा है उल्टा। इससे बढ़िया एक काम करते हैं, हम यूएस कंपनी कोई यूएस के अंदर ही किसी बंदे को काम दे दे। इंडिया में हम क्यों दे रहे थे किसी को काम? क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट कम थी। पर अगर अब लेबर कॉस्ट ही बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दीज टैक्सेस एंड ऑल, तो क्यों ना हम यूएस में ही किसी को काम दे दें। तो उससे क्या होगा, भारत की कंपनीज को काम करना कम हो जाएगा, यूएस की कंपनीज अपने यूएस के वर्कर्स को ही यहाँ पे काम देगी। ये है हायर एक्ट, हाल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे वो चाहेंगे कि यूएसए की डोमेस्टिक हायरिंग बढ़े, आउटसोर्सिंग डिस्करेज हो। आउटसोर्सिंग मतलब किसी काम को तीसरी पार्टी को दे देना। तो अब यूएस कंपनीज भारत की या इवन फॉरेन एंटिटीज मतलब किसी और दूसरे देश की एंटिटीज को काम कम देंगी, क्योंकि ये 25% का एक्साइज टैक्स यहाँ पर पोज हुआ है। तो इससे हो सकता है कि विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज को बहुत बड़ा झटका लगे। पर अभी फिलहाल ये बिल है, अगर ये पास हुआ और एक्चुअल में इसी तरह से इंप्लीमेंट हुआ जैसा ये बताया जा रहा है, तो उस केस में भारत की कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो ये कुछ बात थी हायर एक्ट या हायर बिल के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, वो है कृषि निवेश पोर्टल के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, निवेश मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। इनमें से कुछ स्कीम स्टेट्स की होती हैं, इनमें से कुछ स्कीम्स आपकी सेंटर की होती हैं। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि भारत देश के अंदर ना एग्रीकल्चर में बहुत समस्याएं हैं। खासकर मैं स्पेशली बात करूं तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो स्टोरेज के कॉन्टेक्स्ट में हो, आपका कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज आपका देखने को मिल जाता है। अब अगर प्राइवेट पैसा, प्राइवेट कैपिटल आएगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हम यहाँ पे कम कर पाएंगे। पर वो प्राइवेट कैपिटल तो तभी आ पाएगा ना, जब उसको एक जगह के ऊपर सारी चीज़ों की रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल पाएगी, राइट? तो हमने उसी लिए ना पिछले साल सितंबर 2024 में एक पोर्टल बनाया था, कृषि निवेश पोर्टल। अब इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी सेंटर या स्टेट्स की स्कीम्स ऑफर हो रही हैं, उनका अवेयरनेस लोगों तक, आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उन तक पहुंच पाएगा। क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों के बारे में, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ही आपको ये पोर्टल देखने को मिल जाएगा, ताकि हम एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंश्योर कर पाएँ एंड कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हम यहाँ पे रिजॉल्व कर पाएँ। तो जो हमारा कमी थी, जो गैप था ना, तो सरकार तो पेमेंट मतलब सरकार तो कोशिश करती ही है एग्रीकल्चर के अंदर समस्याओं को टैकल करने की, पर यहाँ प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से और भी जो समस्याएं हैं हम उनको भी यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का आपको ये पोर्टल देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर लाया हूँ। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके दूसरा क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू नीड एंड ड्रीम, इसको भी आप ट्राई करिएगा। फिर अगले सेशन में हम इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो डेफिनेटली आप सब लोग इस तरह से हार्डवर्क करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।